नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर तन्या त्रिपाठी और आज हम लोग बात करेंगे कि कोरोना और इम्यूनिटी के साथ साथ इसका महिलाओं और बच्चों पे क्या प्रभाव है। मतलब महिलाओं और बच्चों में किस तरह का कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और उसके साथ साथ ऐसी क्या खासियत है और क्या भिन्नता है कि कोरोना मेल्स में और फीमेल्स में क्या अंतर पाया जा रहा है और बच्चों में इसका क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक रक्षा कवच है। ये उन सिपाहियों की तरह है जो हमें कोरोना से बचाता है। हमारे बदन में ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जैसे कि WBCs, RBC, प्लेटलेट्स, जो किसी न किसी माध्यम से हमको बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। तो ये जो हमारे जो बदन के सिपाही होते हैं, इन्हीं के कारण हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन सब से बचे रहते हैं। और किसी भी लड़ाई से लड़ने के लिए इस रक्षा कवच, इस सेना का मजबूत होना बहुत बहुत आवश्यक है। तो प्रायः ये देखा गया है कि ये जो रक्षा कवच है ये ऐसे लोगों में जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एलर्जी, एस्थमा और कैंसर, ये सब डिजीज़ होती हैं, उनमें ये रक्षा कवच थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मतलब और बच्चों में भी। और ये भी देखा गया है कि प्रायः 10 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में कोरोना थोड़ा भयावह रूप में सामने आया है। तो आज की चर्चा में हम लोग महिलाओं को और बच्चों को प्रमुखता देंगे। तो रिसर्चेस में ये देखा गया है कि महिलाओं में कोरोना कम प्रस्तुत हो रहा है। अब इसके अनेक कारण हो सकते हैं, थोड़े बहुत कारण मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि पहला कारण ये है कि कोरोना एस रिसेप्टर के माध्यम से हमारे बदन में घुसता है। एस रिसेप्टर अगर हम आपको सरल तौर पे समझाएं तो ये एक दरवाजे हैं। हर ऑर्गन के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं। ये वो दरवाजे हैं जिससे कि वायरस हमारे बदन में घुसता है, हमारे सेल्स को अटैक करता है। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में DNA, RNA, न्यूक्लियस, इनको अटैक करता है और इसी में ग्रो करता है। वायरस को एक माध्यम चाहिए होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये जो एस रिसेप्टर होते हैं ये यही दरवाजे होते हैं। तो कई रिसर्चेस में ये देखा गया है कि एस रिसेप्टर्स की मात्रा मेल यानी जो मर्द लोग होते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है ऑर्गन्स में। अब वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं? लंग हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया। इनमें इसकी मात्रा मेल्स में ज़्यादा पाई जाती है और महिलाओं या फीमेल्स में कम पाई जाती है। शायद इसीलिए फीमेल्स में देखा गया है कि इसका इन्फेक्टिविटी रेट थोड़ा सा कम है। अब यहाँ बच्चों की भी बात कर लेते हैं। तो बच्चों में ये एस रिसेप्टर्स अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाए होते हैं। तो क्योंकि वो दरवाजे बने नहीं होते हैं तो इसीलिए वायरस की इन्फेक्टिविटी बच्चों में भी कम देखी गई है। परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यह इन्फेक्शन कोरोना फीमेल्स में या बच्चों में नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें इन दोनों श्रेणियों में भी ज़रूरत है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। चलिए बात करते हैं महिलाओं की। तो हम महिलाओं की तो आदत है ही पूरे परिवार का ख्याल रखेंगी, लेकिन जब अपनी बात आएगी तब हर चीज़ हल्के फुल्के में हो जाएगी। अरे ठीक है, ये सब तो हो जाता है, हमें क्या होगा। तो देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी, तो ही हमारे परिवार की भी हम देखभाल कर पाएंगे और हम परिवार की भी ज़्यादा अच्छे से उनकी भी इम्यूनिटी की हम सुरक्षा कर पाएंगे। तो कृपया आप अपने खान पान पे ध्यान दें। आप अच्छी ताज़ी सब्जियां खाएं। आप अपने खाने में हल्दी, धनिया, जितने सारे तत्व, हमारे गरम मसाला में इतनी सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, इसका उपयोग करें। काढ़ा पिएं और लोगों को पिलाएं। ये भी कर सकते हैं। अगर हम 4 बार चाय पी रहे हैं तो क्यों ना 2 बार हम काढ़ा ही पी लें। उस काढ़ा में हम तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी, मुनक्का, इन सब का, या आपके पास जो भी तत्व मौजूद हैं किचन में, लौंग, इलायची, इन सब का काढ़ा बना के चाय, अगर आप 4 बार पीते हैं 2 बार काढ़ा पी लीजिए।
इससे यकीन मानिए बहुत प्रभाव पड़ता है। नहाएं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, कोशिश करें थोड़ा सा गर्म पानी से नहाएं, जिससे कि आपका बदन का तापमान सामान्य रहे, मतलब 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, इससे ज़्यादा ना बढ़े और ना ही कम हो, क्योंकि वायरस को पनपने के लिए एक बहुत ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यदि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी स्वस्थ रहेगी, तो वायरस से हमको निजात मिल सकती है। इसके अलावा एक और कारण देखा गया है फीमेल्स में कि हमारे अंदर एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। तो ये जो ईस्ट्रोजन होता है ये हमको बहुत ताकत भी देता है। इसीलिए जिन महिलाओं में माहवारी बंद हो चुकी होती है, मतलब जो 50-55 के ऊपर होती हैं, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें ये ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और इससे हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। लेकिन हम अपनी दिनचर्या में बदलाव ला के, अपनी दिनचर्या में खान पान पे ध्यान दे के, अपनी एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके, योग का सहारा लेकर इस इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, फिर मैं आपके प्रश्नों पे अवश्य आऊँगी। वो है कि बच्चों के लिए बोला गया है कि 10 साल के बच्चों को क्यों सुरक्षित रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है, अभी कुछ रिसर्चेज, अभी 1 महीने में रिसर्चेज आ रही हैं कि वैसे तो इन्फेक्टिविटी बच्चों में कम है। अब इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि हम अपने बच्चों की ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद बाहर चले जाएंगे लेकिन ना बच्चों को नहीं, अंदर रहो। लेकिन जिनमें ये इन्फेक्शन हुआ है, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कि पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी ऑर्गन सिस्टम सिंड्रोम भी देखा गया है। ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति होती है और अब रिसर्चेस सामने आ रही हैं कि बच्चों में यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो काफ़ी सीरियस हो सकता है। इसीलिए हमें ध्यान रखने की, हमें बच्चों का पूरा ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। एक मिस अनुष्का शुक्ला जी पूछ रही हैं, पार्क जा सकते हैं बेबी के? अच्छा, तो देखिए, पार्क आप मेरी माने तो अभी कुछ दिन और रुक जाएं। आप जान ही रहे होंगे कि हमारे शहर लखनऊ में ही कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं 500-600। तो यदि हम कुछ दिन के लिए अपने पर नियंत्रण रख लें, अपने छत पे टहल लें या अपने छोटे से गार्डन में ही 100 चक्कर लगा लें, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, अभी बहुत सारे रिसर्चेस, कई लोग अब ये भी कह रहे हैं कि इस पर रिसर्च चल रही, कहीं ये एयरबॉर्न तो नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चों को, अपने बेबीज़ को थोड़ा सुरक्षित रखेंगे तो वो हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, शिशुओं के बारे में यदि हम थोड़ा सा पूछें, आपने बेबी के बारे में पूछा है तो मैं बता दूं, तो देखिए, बच्चों में जो बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स मतलब 1 साल से कम, उनमें अभी इम्यूनिटी बनी नहीं होती है। उनके अभी जो टी सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स, आपने पढ़ा होगा अपने बायोलॉजी में कभी, ये अभी बहुत परिपक्व नहीं हुए होते हैं। जो भी उनको इम्यूनिटी मिली होती है वो माँ के दूध से मिली होती है। और क्योंकि ये वायरस अभी नया आया है, तो ना, जब एडल्ट में इम्यूनिटी नहीं है इसके लिए, तो बच्चों में क्या होगी। इसीलिए बेबीज़ में स्पेशली जो 1 साल से कम है या 2 साल से कम है मान लीजिए, इनमें नंबर 1 बात, बहुत एहतियात रखिए। अगर बाहर जाना आप रोक सकते हैं तो कृपया उनको बाहर ना ले जाइए। और एक और बात, 2 साल से कम बच्चों में मास्क ना अवॉइड करिए, मतलब मास्क ना पहनाइए, क्योंकि 2 साल से कम बच्चे जनरली अपनी नाक से ही सांस लेते हैं। अगर हमसे ज़रा भी त्रुटि हुई तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अगर बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी है, सपोज़ वैक्सीनेशन के लिए ले जाना है या किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए, तो उनको ब्लैंकेट में बांध लीजिए, जिससे कि बाहर का एक्सपोजर कम हो, लेकिन उनकी नाक और जो मुंह की एरिया है उसको खुला रखिए। जिम खुले हैं, क्या जिम में जा सकते हैं? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जिम बहुत ही क्लोज स्पेस है और क्लोज स्पेस में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप यदि भारतीय संस्कृति में आ जाएं और योगा और प्राणायाम और इस तरह के व्यायाम को कुछ दिन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अवॉइड करें जिम। बाकी देखिए, आप डिसीजन आपका है, क्राइटेरिया आपका है, लेकिन मेरी माने तो जहाँ कुछ एरिया जैसे ऑफिस हो गए, जिम हो गए, पार्लर हो गए, जहाँ पे क्लोज छोटी एरिया में ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करिए जाना। मेरी दादी माँ को मंथली हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाना पड़ता है। ठीक है जी, दीप्ति शर्मा जी, आप उनको अगर बहुत अति आवश्यक है या उनको कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है,
तो कृपया आप उनको ले जाइए, लेकिन सारी सावधानियों का पालन करें, उनको मास्क पहनाएं, उनका सैनिटाइजेशन का ध्यान दें, कहीं भी छूने से बचें, कोई चेयर है कुछ है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद भी पालन करें, उनको भी करवाएं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ज़रा सा एहतियात रखेंगी इन सब चीज़ों का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए कई कंडीशंस ऐसी होती हैं स्पेशली एल्डरलीज़ में, जिसमें कि हमको उनको ले जाना पड़ता है, बिना ले जाए काम नहीं हो पाता। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हम काफ़ी कुछ नहीं करते हैं। तो बहुत कुछ में ये है कि अपने खान पान में ध्यान दी, जैसे मैंने भी बताया था, काढ़े का उपयोग करिए, अपने किचन में जितनी भी आपकी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जैसे हल्दी, धनिया, लौंग, इलायची, जीरा, अजवाइन, इन सबको अपने खाने में ज़्यादा प्रयोग में लाइए। जिंजर मतलब अदरक है, लहसुन है, इनको भी ज़्यादा मात्रा में अपने खाने में उपयोग करिए। इन सब में ऐसे बहुत सारे तत्व और केमिकल्स होते हैं या मल्टीविटामिन्स होते हैं जो हमारी रक्षा कवच को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हरी सब्जियां हो गई, रंग बिरंगी सब्जियां जैसे कि कैप्सिकम है जो आपका है, और शिमला मिर्च हम कह सकते हैं, और करेला है, इन सब को उपयोग में लाइए। तो अगर आप इसका पूरा फॉलो करेंगे तो बहुत 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 फ़ायदा होगा। जामुन है, अमरूद है, अपने खाने में कोशिश करिए कि विटामिन ए, विटामिन सी इनकी मात्रा बढ़ाएं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिनमें बादाम में होते हैं, आलमंड्स हैं, इन सब का प्रयोग करिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाइए, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी होता है जितने भी एंटीबॉडी बनने के लिए। हमारी बॉडी में जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उनको बनने में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आप प्रोटीन अपने डाइट में ज़्यादा करिए, कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित रखिए। हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल कम करिए, नियंत्रित रखिए। जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, वो अपने सॉल्ट, नमक इनटेक पे ध्यान दें, तो ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा असर स्ट्रेस के कारण भी होता है। जैसे कि अगर आपकी मानसिक आपकी स्थिति या मानसिक आपका जो एक कंडीशनिंग है वो अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो आपने देखा होगा कब जब आप मन से परेशान रहते हैं तो आपका तन को तो परेशान होना ही होता है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, परेशान रहेंगे, रोज़ नंबर देखेंगे कितने कोविड के हो गए पेशेंट, यहाँ सुना वहाँ सुना, कॉलोनी में ये हो गया वो हो गया, तो देखिए बहुत ही नेगेटिविटी आती है। जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और यदि हम पॉजिटिव होंगे तो ऐसे ऐसे एंडोर्फिन्स, ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी को और बूस्ट मिलता है। आप जानते हैं सेना को भी मानसिक सुदृढ़ता की कितनी ज़रूरत होती है, तो हमारी सेना को भी ज़रूरत है। अपने आप को मेंटली बहुत ही स्टेबल रखिए, बहुत ही पीस रखिए, इससे बहुत ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता है। और हाँ, नींद पूरी लीजिए, पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई रिपेयरिंग करते हैं तो देखिए टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी को भी रिपेयर होने में, लड़ने की ताकत इकट्ठा करने में टाइम चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद एक अडल्ट व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है, तो कृपया इसको पालन करें। आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑफिस में 6 से 7 घंटे मास्क पहनना ज़रूरी है क्या? देखिए, मास्क बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मेजर है जो हमको बचाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में, ठीक है। तो यदि आप ऑफिस में हैं और बहुत लोगों से घिरे हुए हैं तो प्लीज़ 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 मास्क ज़रूर पहनिए। लेकिन यदि ऐसा टाइम आ रहा है कि आसपास कोई नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए मास्क उतार सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि मास्क को पूरा नाक और मुंह से पहनिए। हम लोग आए दिन रास्ते में देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, मास्क को नीचे कर लेते हैं। इसका फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रह गया। वायरस तो आपकी नाक के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू अंदर चला जाएगा। या कई लोग क्या करेंगे, बात करते टाइम मास्क को ऊपर कर लेंगे, आपका मुंह एक्सपोज हो गया, तो बताइए इससे भी क्या फ़ायदा होगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मास्क को कायदे से पहना जाए, और उसको बहुत ही आसानी से आपके पास उपलब्ध जो भी मास्क हो, चाहे वो कपड़े का मास्क हो, चाहे वो थ्री लेयर्ड मास्क हो, आप उसको यूज़ करिए। N95 देखिए इस समय स्टॉक भी कम हो रहे हैं, बहुत कोरोना फैल रहा है, तो उसको कृपया हमारे मेडिकल हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स के लिए रख दीजिए। आप ट्रिपल लेयर मास्क से भी सुरक्षित रहेंगे, आप कपड़े के मास्क से भी सुरक्षित रहेंगे। तो कृपया मास्क का प्रयोग करें, दूसरों को भी कहें कि आप मास्क प्लीज़ यूज़ करिए, क्योंकि केवल हमारे मास्क यूज़ करने से कुछ नहीं होगा, मास्क हम सबको यूज़ करना होगा। और एक रिसर्च ने कहा है कि अगर 80% लोग मास्क यूज़ करने लगे तो अचानक ड्रॉप आएगा केसेस में, तो हमको ये करना ही पड़ेगा।
हाँ जी अनुष्का जी, आपका प्रश्न पार्क जानने का है, वो मैंने बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि अगर हम ध्यान देंगे तो महिलाओं के साथ साथ हम बच्चों को भी इससे बचा सकते हैं। खान पान में ध्यान दें और अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने खुद पे ध्यान दें, तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ से लड़ना। कोरोना बहुत बिल्कुल एक पैंडमिक की तरह फैल रहा है और हम लोग, जी हाँ, हम लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं कि ये कितना सीरियस इशू है। लेकिन बहुत ज़रूरी है हम सबका अभी भी सजग होना, क्योंकि यही टाइम है जब केसेस पीक पे आ रहे हैं। Okay. हाँ जी, अगला है, पार्क में जाना सेफ़ है क्या? जी मैं ये प्रश्न पहले भी बता चुकी हूँ कि अभी कोरोना बिल्कुल पीक पे है, बहुत ज़्यादा इसकी इन्फेक्टिविटी है। ये नॉर्मल फ्लू और उससे भी ज़्यादा इन्फेक्शियस ये है। तो जहाँ तक हो सके पार्क में कोशिश करें कि ना जाएं, अपने घर में टहलिए, अपनी छत पे टहलिए। लेकिन हाँ, यदि आपको लगता है कि वहाँ कम लोग हैं, आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट से ज़्यादा का अंतर जो है आप मेंटेन कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, जब तक ये पीक टाइम चल रहा है, जब तक कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कृपया आप दूरी बनाए रखें, ये हम सबके लिए अच्छा रहेगा। जी, ओके। छोटे बच्चों को कैसे बचाया जाए? जी, तो देखिए छोटे बच्चे बिल्कुल भी मानते नहीं हैं, लेकिन ये हम पे निर्भर करता है कि हम उनको कैसे समझाएं। सबसे बड़ी बात, बच्चे हमसे सीखते हैं और आगे चल के हम ही को सिखाते हैं। तो बच्चों को ये समझाइए कि कोरोना किस तरह की बीमारी है, उनको ये समझाइए कि उनका घर में रहना क्यों ज़रूरी है, वो ज़रूर मानेंगे। जहाँ तक हो सके बच्चों को बाहर जाने से रोकिए, उनको खेलने से मत रोकिए, लेकिन उनको बाहर जाने से रोकिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Okay. जी थैंक यू अनुष्का जी, आपको अच्छा लग रहा है? अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे प्लीज़ बताएं। हाँ, तो कई रिसर्चर्स ने ये पहले बोला था कि बच्चों को इन्फेक्टिविटी नहीं है, लेकिन प्लीज़ कोरोना बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। इवन दो अभी इंडिया में इसका थोड़ा सा काउंट कम है बच्चों को इन्फेक्ट करना। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जैसे ही हम लोग का लॉकडाउन लगा, तुरंत स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज बंद कर दिए गए, बच्चों को घर में रख दिया गया। जो जाता है बाहर सामान लेने, जनरली वो बड़े लोग ही जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि बच्चों में अभी कोरोना का इन्फेक्टिविटी रेट कम है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। गर्भवती और लैक्टेटिंग, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उन महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए प्रेगनेंसी तो एक नेचुरल फिनोमेना है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। आपको अपना एंटीनेटल चेकअप हर कुछ कुछ दिन पे कराने की बहुत ज़रूरत है, तो आप जाइए, प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए। डिलीवरीज भी हो रही हैं, अच्छी डिलीवरीज हो रही हैं, जिसमें कि कोविड नेगेटिव भी पेशेंट्स आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव भी डिलीवरीज हो रही हैं। लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि कोरोना वर्टिकली, मतलब माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम एहतियात रख सकते हैं। WHO ये कह रहा है कि अगर किसी कोविड पॉजिटिव महिला को बच्चा अभी गर्भ धारण करके उसका प्रसव हुआ है, तो जहाँ तक हो सके बच्चे को दूर नहीं रखना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करानी चाहिए। और अगर माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तभी उस बच्चे को माँ से दूर करना चाहिए। WHO ने अभी यही बोला है। अब आगे देखिए और रिसर्चर्स क्या कहती हैं। बाहर का कुछ खाने पीने में क्या सावधानी बरतें? देखिए बाहर का तो जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करें। इस कोरोना लॉकडाउन ने हम लोग को सबको बहुत अच्छा शेफ़ बना दिया है। हम लोग मिठाई भी घर में बना रहे हैं, चाट बताशा भी घर में बना रहे हैं, चाउमीन भी घर में बना रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके बाहर का ना खाएं। अगर बहुत आवश्यक हो तो कोई ऐसी चीज़ खाएं जो कि उबाली या तली गई हो, जिससे कि उसमें, देखिए तली गई में मैं मानती हूँ कोलेस्ट्रॉल भले ज़्यादा होगा, लेकिन तेज़ आंच पे बनाई गई चीज़ों में जनरली वायरस बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं। तो ऐसी चीज़ खाएं जिसको कि पकाया गया हो अच्छे से और एक हाइजीनिक, मतलब साफ़ सुथरे ढंग से आपको प्लेट में दिया गया हो, जिसमें कि कम से कम टच का सहारा, मतलब कि स्पर्श ना हुआ हो इंसान का। जैसे बहुत सारे आउटलेट्स में हम देख रहे हैं कि पूरा हेडगियर पहन के, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के वो लोग सर्व कर रहे हैं। तो अगर बहुत आवश्यक है, बिल्कुल भी नहीं इसके बिना गुजारा हो पा रहा है, तो आप इसमें कर सकते हैं। वैसे आजकल रेस्टोरेंट्स में वो लोग अपने सर्वर्स के टेम्परेचर वगैरह सब रिकॉर्ड करके दे रहे हैं,
तो हम लोग थोड़ा बहुत इसमें कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके प्लीज़ बाहर का खाना अवॉइड करें। सब्जियाँ कितना धुलना चाहिए? देखिए, कोई वायरस बहुत ही नोटोरियस होता है, बहुत बदमाश होता है। वो ये नहीं बताएगा कि हाँ भाई मैं सब्ज़ी पे केवल 6 घंटा रुकूंगा, या मैं 8 घंटा रुकूंगा, या मैं 70 घंटा रुकूंगा। तो जहाँ तक हो सके सब्जियों को आप धोइए। बहुत लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन को डाइल्यूट करके उससे धोइए, और थोड़ा देर उसको धूप में रखिए। जहाँ तक हो सके 12 घंटे तक सब्जियों को बाहर रख के उसके बाद उसको उपयोग करिए। मैम आपसे मिलना कैसे? ये सब तो चलिए बात की। अभी जब हम जिस विषय में बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। यदि कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये मेरा काफ़ी पसंद आया। धन्यवाद इतनी सारी शुभकामनाओं के लिए। चलिए, मुझे लगता है अभी आज के लिए बहुत है। आपके कोई और प्रश्न हो तो कृपया पूछिएगा, मैं जवाब देने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और कृपया सेफ रहिए, सारे प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बच्चों को दूर रखिए, महिलाएं प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।